आप सभी कक्षा 8 के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके विज्ञान के पूरे 13 अध्याय। जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं विज्ञान के सारे 13 अध्याय। इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिल सके। इसके पहले की वीडियोस में हमने एक एक पार्ट अलग अलग इनके डाले हैं। अगर वो वीडियोस अगर देखना चाहते हैं आप अलग से एक ही पार्ट की, तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में सारे चैनल की जो है लिस्ट मिल जाएगी, तो आप जाके देख लेंगे। शुरू करते हैं जल्दी से। अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, यहाँ पे आंसर लिखना है। हल, ट्रैक्टर को डाली और सीडल ये कृषि में उपयोग करने वाले उपकरण है। यदि कोई उपकरण और देखा है तो हमने रोटोवेटर, पावर टेलर, कल्टीवेटर, हंसिया देखा है। फिर देखिए मिट्टी तैयार करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या करना है। देखिए बुआई करना है, खाद एवं उर्वरक दोनों डालना है, सिंचाई करना है, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। फिर बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, जून से सितंबर माह तक कौन सी फसल बोई जाती है, तो यह खरीफ। दूसरा है, सीडल यंत्र द्वारा बुआई करने से श्रम एवं समय की बचत होती है। तीसरा है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो किससे बनाया जाता है, गोबर एवं पौधा के अवशेष के विघटन से प्राप्त होते हैं। चौथे का, असमतल भूमि वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कौन से तंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह है छिड़काव तंत्र। प्रश्न 5वां, 2,4-D एक क्या है, यह एक खरपतवार नाशी है। फिर प्रश्न दूसरा, सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व नहीं प्राप्त होते, तो कटाई करने से, बी ऑप्शन। दूसरा, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ न होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले, तो यह ड्रिप तंत्र, बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न तीसरा, निम्न में से रबी का फसल का सही युग्म है, तो यह है गेहूं और चना। फिर प्रश्न 4, काटी हुई गई फसल से बीजों या दानों को भूसी से अलग करने का कार्य किस मशीन द्वारा किया जाता है, तो यह है कॉम्बाइन। प्रश्न 5वां, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो यह कहते हैं निदाई। फिर है प्रश्न 6वां, पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा में खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद एवं उर्वरक में पाए जाने वाले पोषक तत्व का सही उपयोग क्या है, यह है नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। देखिए जल्दी से आंसर देखते हैं। प्रश्न 4 है, फसल से आप क्या समझते हैं, फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया, उत्तर है किसी स्थान पर एक जैसे पौधों को एक साथ उगाया जाना फसल कहलाता है। फसल को 2 वर्गों में बांटा गया, खरीफ की फसल और रबी की फसल। प्रश्न 5वां, बीजों को उचित दूरी पर बोना क्यों आवश्यक है, उत्तर पौधों को अत्यधिक घने होने से बीजों को उचित दूरी पर बोना आवश्यक है। मतलब कि पौधों को अत्यधिक घने होने से बचाने के लिए, है ना, घने होने से बचाने के लिए बीजों को जो दूरी पर बोना आवश्यक है। इससे पौधों को सूर्य का, यहाँ पे पौधों लिख देंगे आप, पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो पाता है। प्रश्न 6वां, सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए, तो यह है मोट, चैन पंप, ढेकली और रहर। फिर है 7वां, पशुपालन किसे कहते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पशुओं का पालन पोषण पशुपालन कहलाता है, बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्रश्न 8वां, फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे, उत्तर स्वस्थ बीज चमकदार होंगे। दूसरा, बीज का वजन भारी होना चाहिए। तीसरा, बीज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। प्रश्न 9वां, फसल के भंडारण से पूर्व फसल को धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है, तो उत्तर देखिए फसल के भंडारण से पूर्व दोनों दानों यानी कि बीजों को सुखाना आवश्यक है। इससे उनकी नमी में कमी आती है, इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवकों से रक्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसे लंबे समय तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है, क्यों, तो स्पष्ट करना। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तीसरा, इससे जीवाणुओं की संख्या में ये नहीं लिखेंगे, इससे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस बने में सरलता से होता है। प्रश्न 11वां, खरपतवार से आप क्या समझते हैं, उत्तर लिखिए। तो देखिए, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार जल पोषक जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर
फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। प्रश्न 12 मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तारपूर्वक बताना है। उत्तर रहेगा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान खेतों से खाद और उर्वरक को मिलाते हैं जिससे कि मिट्टी के में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके। इसके अलावा किसान फसल चक्रण अर्थात एक प्रकार की फसल के बाद दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं। साथ ही साथ वर्मी कंपोस्टिंग अर्थात केंचुआ की खाद का भी उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा किया जाता है। प्रश्न 13 है निम्न पर टिप्पणी करना। हल का उपयोग जुताई, खाद मिलाने, खरपतवार निकालने में मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। कोदाली का उपयोग खरपतवार निकालने में, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। सीड ड्रिल एक कृषि उपकरण है जो फसलों के लिए बीज की बुवाई करता है। इसके द्वारा बीज में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। अगर राइटिंग समझ में ना रही हो तो आप बोलने पर ध्यान दीजिए, स्पीड कम कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा धीरे धीरे साफ सुनाई देगा। प्रोजेक्ट 1 है मूंग अथवा चने के बीज, उन्हें गिली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए। होने वाले प्रबंधों को लिखना है। देखिए 24 घंटे में अंकुरित होते हैं बीज, 2 दिन में अंकुरण का बढ़ते हैं, 5 दिन में मूंग का छोटा पौधा बनता है और 10 दिन में मूंग का बड़ा पौधा बनता है। बीजों के अंकुरण को विभिन्न अवस्थाओं में बताना है। आपने जो अवलोकन किया, देखिए मूंग अंकुरण, अंकुरित पौधा, मूंग का पौधा, इस प्रकार ये हुआ। प्रोजेक्ट 2 किस खेत, नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। बीज का चयन, अच्छी फसल के लिए सिंचाई की विधि, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र, अधिक शीत व अधिक वर्षा व पर प्रभाव, उपयोग में आने वाली उर्वरक एवं खाद, व्यावसायिक उपयोग। पहला, कृषि में उपयोग लाए जाने वाले कुछ मशीनों के चित्र एकत्र कीजिए तथा इनकी अपनी फाइल में लगाना। तो देखिए कल्टीवेटर, सीडल का कुछ चित्र आप ऑनलाइन लगवा सकते हैं। दूसरा, पानी की कमी से क्या करना चाहिए, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र का उपयोग। कुछ पौधों के खेत में रोपित करने से पूर्व नर्सरी में क्यों उगाया जाता है, तो पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए नर्सरी में उगाते हैं। फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक है, तो प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक है। फसलों के भंडारण की विधि लिखिए, विधियां सुखाना और छानना। पार्ट 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, तो देखिए हाँ नहीं में जवाब देना है, तो आप ये देख लीजिए, ये आप आंसर लिख लेंगे। फिर यहाँ पे ये देख लीजिए, ये आप ये बॉक्स सारे भर लेंगे। फिर देखिए खाली रिक्त स्थान देखते हैं, तो पहले का आंसर आएगा विषाणु, जो काम, फ्लू एवं खांसी अधिकतर विषाणु से होते हैं। दूसरा का आंसर आएगा 70 डिग्री सेल्सियस ताप पर 15 से 30 सेकंड के लिए। तीसरा उत्तर रहेगा CO2। चौथे का उत्तर रहेगा प्रोटोजुआ शैवाल और 5वें का उत्तर रहेगा माडा एडिस। तो ये है अध्याय 2 के रिक्त स्थान। प्रश्न दूसरा में पहले का आंसर रहेगा आटा फूल जाता है। दूसरे का आंसर रहेगा बी, पीड़ित के द्वारा रक्तदान से। तीसरे का आंसर रहेगा चीनी द्वारा। चौथे का आंसर रहेगा स्थिर रहती है, नाइट्रोजन, है ना। 5वें का चिकन पॉक्स रोग का सूक्ष्म जीव कौन है, विषाणु। 6वें का आंसर रहेगा मादा एनाफिलीज, मच्छर। देखते हैं प्रश्न तीसरा, जंतु तथा पौधों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए जंतुओं में रोग होते हैं हैजा जीवाणु द्वारा, खसरा वायरस द्वारा। पौधों में नींबू कैंकर जीवाणु द्वारा और गेहूं की रस्ट कवक द्वारा। फिर भ्रष्टाचार चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है, तो यह है अमीबा। दूसरा, यह किस वर्ग में आता है, तो यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। तीसरा, इस वर्ग द्वारा होने वाले किस रोग का नाम लिखिए। तो देखिए अतिसार और मलेरिया। फिर पहली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रखा। अगले दिन उसने दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है, तो उत्तर है दही में पाए जाने वाला जीवाणु दूध को दही में बदल देता है, जिससे दही जम जाता है। किंतु रेफ्रिजरेटर में रखे दूध का दही नहीं जम पाता, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान अधिक कम होता है। कम तापमान सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। देखिए उसने दही जमाने से पहले गुनगुने दूध को रख दिया है ना, गुनगुने दूध में रही, इसलिए क्या हुआ, बैक्टीरिया सारे किल हो गए, तो फिर दही नहीं बन पाया। प्रश्न 6, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। देखिए तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक ऐसी होती हैं जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो प्रतिजैविक हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। प्रश्न 7, किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण किस प्रकार से होता है, या जिस प्रकार के रोग कहलाते हैं। तो किसी रोग से संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में रोग का संचरण वायु, जल, भोजन द्वारा होता है। ये संचरणीय रोग कहलाते हैं। प्रश्न 8, वैक्सीन टीका किस प्रकार कार्य करती है। उत्तर देखिए, तो वैक्सीन हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, जिससे प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधी प्रतिरक्षा का निर्माण करना है। प्रश्न 9, पाश्चुरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज किस वैज्ञानिक की। दूध को उच्च ताप पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मर जाते हैं। यह क्रिया पाश्चुरीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया की खोज
लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न 10वां, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। तो क्या है, आम का अचार काफी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? अचार में नमक के उपयोग के कारण अचार काफी समय तक संदूषित या खराब नहीं हुआ। दूसरे का उत्तर, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन सामग्री को सूक्ष्म से बचा कर रखा जाता है? तो भोजन, सब्जी, आम, ब्रेड, संतरा आदि खाद्य सामग्री को सूक्ष्म से बचा के रखा जाता है। तीसरा, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? तो जैम, जेली, स्क्वैश आदि खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न 11वां, हमें क्या बिना ढके भोजन को खाने से क्यों बचना चाहिए? तो उत्तर है का, बिना ढके भोजन में रोगाणु हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन से में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन प्रक्रिया को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। इसलिए हमें बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। प्रश्न 12वां, पौधों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम लिखिए और संचरण का तरीका देखिए। पहला है नींबू का कैंकर, जीवाणु वायु के माध्यम से फैलता है। दूसरा है गेहूं की रस्ट, कवक के माध्यम से, वायु एवं बीज है। संचरण का तरीका। तीसरा भिंडी की पील, तो यह वायरस के कारण होती है और संचरण का तरीका है कीट। अगला है प्रश्न 13वां, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित करना। तो देखिए यह नाइट्रोजन चक्र आप इस प्रकार बना देंगे। फिर प्रश्न 14वां, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले समान रोग, उनके रोगजनक एवं सूक्ष्म रोग से बचाव के उपाय लिखना है। तो देखिए मनुष्य में होने वाले सूक्ष्म जीव तथा रोग से होने वाले सामान्य रोग, तो ये है मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपाय। तो ये आंसर आप लिख लेंगे। फिर प्रोजेक्ट कार्य 1, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है? पहला है तो हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है। दूसरा उत्तर देखिए, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया है? तो पहला, गमले एक ही सामग्री का अपघटन हो गया है। तीसरा, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? तो अपघटन एक प्रकार की प्रक्रिया जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। फिर जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसे क्या कारण हो सकते हैं? तो गमला भी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए। किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया, उसके क्या उपयोग है? तो गमले एक ही सामग्री का अपघटन हो गया, इसका उपयोग भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्ट 2, क्या आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बाबंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उनको यहाँ पे लिखना है। तो ये है भोज्य पदार्थ, पैकेट निर्माणगत MFG और एक्सपायरी भोज्य पदार्थ, उपयोगी संगठक और भोज्य पदार्थ में परिरक्षक के नाम। तो ये है आपको आंसर। ये देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको लिख लेंगे। फिर अब अपनी मम्मी दादी से पूछ कर पता लगाएं कि किन किन भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित कर सकते हैं। तो जो घर में चावल, दाल, गेहूँ आदि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाती है? तो इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए नमी रहित डिब्बों में रखते हैं एवं उन्हें धूप में सुखाते हैं। तीसरा, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर के में कोई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? तो यदि हाँ तो सूचीबद्ध करना है। तो देखिए ये है प्याज, पापड़, दाल बड़ी, आलू, लहसुन। फिर है अध्याय 3, कोयला और पेट्रोलियम। ये आप आगे के देखिए यहाँ पे लिखा है, आप भर लीजिए। फिर है प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पहले का आंसर रहेगा मृदा विशेषण, दूसरे का आंसर रहेगा कोल तार, तीसरे का पक्की सड़कों के निर्माण के लिए बिटुमेन, वाहनों के ईंधन के रूप में CNG, चौथा और पांचवा रहेगा LPG का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर है प्रश्न दूसरा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो ए प्रकृति में सीमित मात्रा में, दूसरे का आंसर रहेगा वाहनों के लिए कौन से कम प्रदूषक ईंधन है? तो CNG। तीसरे का आंसर रहेगा C, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। चौथे का आंसर है अच्छे प्राकृतिक संसाधन है, तो यह सूर्य का प्रकाश। पांचवा, निम्न में से कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो यह है कोक। प्रश्न तीसरा, समाप्त होने वाले तथा अक्षय प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करना है। तो समाप्त होने वाले हैं वन, वन्यजीव, कोयला। अच्छे हैं हवा, सूर्य का प्रकाश और पानी। फिर प्रश्न 4, कार्बनीकरण क्या होता है? उत्तर, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। प्रश्न 5, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए। तो भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्रश्न 6, कोयले के प्रक्रमण द्वारा
प्राप्त उपयोगी उत्पादों के नाम लिखिए। तो यह है कोक, कोलतार और कोयला गैस। प्रश्न 7वां, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो करोड़ों वर्ष पूर्व जीव जंतु व वनस्पतियां पृथ्वी की निचली सतह में दब गए, जिनके अवशेष आज ईंधन में परिवर्तित हो गए। ये ईंधन जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। प्रश्न 8वां, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है? तो पहला है घरों और कारखानों में सीधे जलाया जा सकता है। दूसरा, वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा, यह सस्ता, सरल और उपयोगी व प्रदूषण रहित होता है। फिर है प्रश्न 9वां, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? तो उत्तर है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे, इसके सदुपयोग के लिए जन जागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न 10वां, पेट्रोलियम के विभिन्न संकल्पों के नाम तथा उनके उपयोग लिखना है। तो देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में पेट्रोल, मोटर ईंधन तथा शुष्क धुलाई के लिए मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए पैराफिन, मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता हुआ एक चित्र बनाइए। तो ये आपका चित्र। प्रश्न 12वां, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ पीसीआरए गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने हेतु लोगों को क्या सलाह देता है? तो उत्तर देखिए, गाड़ी समान एवं मध्यम गति से चलाना चाहिए। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहाँ आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। तीसरा, टायरों में हवा का दाब सही रखना चाहिए। चौथा, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करें। प्रोजेक्ट कार्ड एक है आपका, आपके घर से जो बिजली के बिल को एकत्रित करके लिखना है। तो देखिए, कौन सा माह है और कितनी यूनिट खत्म हुई और कितना बिल आया। तो देखिए, ये आप पूरी तालिका आप अपने उतार लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर है प्रश्न पहला, किस माह में बिजली का बिल अधिक आया की राशि कम आई है? तो यह है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में। फिर किस माह में बिजली का बिल अधिक हुआ है? तो जून माह में। बिजली बिल माह में अधिक आया, उसका क्या कारण? तो बिजली बिल मई जून माह में अधिक आया है, इसका कारण है कूलर पंखों का उपयोग है। बिजली खपत कम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बताइए। तो यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। प्रोजेक्ट कार्ड 2 है, ईंधन के हेतु 3 नारे लिखना है। तो देखिए, पहले साइकिल चलाओ, ईंधन बचाओ, खुशहाली की एक ही चाबी, ईंधन की ना हो बर्बादी, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है। अध्याय 4 में आते दहन एवं ज्वाला, ये आप भर लीजिए देखकर। फिर है प्रश्न पहला, रेगिस्तान दहन के लिए O2 आवश्यक है। ईंधन की ऊष्मीय मान को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। तीसरा, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। चौथा, सबसे अच्छा अग्निशामक है CO2। एंड 5वें का आंसर रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। सही विकल्प की आंसर देखिए, पहले का आंसर रहेगा परखनली ए ऑप्शन। दूसरे का आंसर रहेगा ए सूखी घास। तीसरे का आंसर रहेगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथे का आंसर रहेगा डी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। 5वें का आंसर रहेगा कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है? तो यह फास्फोरस। प्रश्न तीसरा, दहन क्या है? नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। लकड़ी, ठीक है, दहन रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। दाह पदार्थ कागज, लकड़ी, मिट्टी, तेल, कोयला आदि। अदाह पदार्थ लोहे की कील, पत्थर और कांच आदि। प्रश्न 4, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? तो दहन के लिए ऑक्सीजन, ज्वलन ताप, दहनशील वस्तु होना आवश्यक है। प्रश्न 5, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज और सूखे कागज में से किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है ज्वलन ताप कहलाता है। गीले कागज तथा सूखे कागज में से सूखे कागज को जलाना आसान होगा क्योंकि सूखे कागज का ज्वलन ताप गीले कागज की अपेक्षा कम है। प्रश्न 6, ऊष्मीमान किसे कहते हैं? ईंधन की ऊष्मीमान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीमान कहलाती है। ईंधन की ऊष्मीमान को हम किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 7, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक है, क्यों? तो ईंधनों का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, यह अत्यंत विषैली गैस, इसलिए बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है। प्रश्न 8, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं। तो ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन की बस्ती में जलाने पर आसानी से जलने लगते हैं, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। विशेषताएं, अच्छे ईंधन वायु में सामान्य दर से सुगमतापूर्वक जलते हैं। दूसरा, ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तीसरा, ये जलने के दौरान कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ते। प्रश्न 9, दहन के विभिन्न प्रकारों को ध्यान से समझाना। तो देखिए, तीव्र दहन, उदाहरण एलपीजी, सीएनजी और पेट्रोल। दूसरा, सतत दहन, जंगल में आग लगना, आकाश से बिजली गिरना। तीसरा, विस्फोटक, तो पटाखों का जलना। प्रश्न 10, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक अच्छा अग्निशामक है, क्यों? उत्तर, विद्युत उपकरणों एवं पेट्रोल जैसी पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा अग्निशामक है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग नियंत्रण में आ जाती है।
प्रश्न 11वां, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों है और कारण लिखिए। तो उत्तर है ये बिना जले कार्बन कण छोड़ती है जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा, लकड़ी का पूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, यह अत्यंत विषैली गैस है। तीसरा, लकड़ी के जलने से धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। चौथा, वृक्षों की कटाई वन उन्मूलन का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। प्रश्न 12, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन माना गया है। क्यों? तो मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल की स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, इसके उपयोग से वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण कम होता है, इसलिए सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त है। प्रश्न 13 देखिए, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने वाला क्रियाकलाप करना है। तो ये आपका क्रियाकलाप हो गया। दहन के लिए वायु बहुत आवश्यक है, कि वायु के बिना दहन संभव नहीं है। जैसे यदि हम एक मोमबत्ती जलाएं, उस पर एक कांच का गिलास रख दें तो वह कुछ समय तक के लिए जलेगा, लेकिन ग्लास के अंदर वायु है, जब मोमबत्ती जलेगी, जैसे ही वायु समाप्त हो जाएगी तो मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी, मोमबत्ती बुझाएगी। यदि चूल्हे में लकड़ी अधिक मात्रा में लगा दी जाए तो वह जलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ वायु का प्रवेश नहीं कर पा रही है, और जिससे सिद्ध होता है कि जलन के लिए वायु आवश्यक। प्रश्न 14, निम्न पर टिप्पणी लिखना है। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग, तो पृथ्वी के वातावरण के तापमान वृद्धि विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। वायु में CO2 गैस अधिक मात्रा में संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। अम्ल वर्षा वह दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, इससे अम्ल वर्षा कहते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 है बूझो व पहेली वाला। तो देखिए ये आपका आंसर रहेगा, है ना। पहले में ये सारणी बना के आंसर लिखना है, दूसरे में, तीसरे, चौथे में ये। प्रोजेक्ट कार्य 2 का देखिए, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण का पता लगाइए। खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, सूखे उपले, विद्युत हीटर, LPG ईंधन का उपयोग किया जाता है। लकड़ी, कोयला, सूखे उपले ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य में पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। तो हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होती है, जिससे हमारे स्वास्थ्य में पर्यावरण प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे दमा, श्वसन रोग इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि से में रुकावट एवं ऑक्सीजन की कमी इत्यादि है। फिर है अध्याय 5, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। पहले का आंसर रहेगा सही रिक्त स्थान में, पहले का रेड डाटा, दूसरे का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तीसरे का प्रवासी, चौथे का राष्ट्रीय उद्यान, पांचवे का आंसर रहेगा वनस्पति जात, और दूसरे वाले में प्राणी जात। फिर ये रिक्त स्थान सही विकल्प देखते हैं। पहले का आंसर रहेगा A कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे का आंसर रहेगा C जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, तीसरे का आंसर रहेगा मृतावर्धन, चौथे का आंसर रहेगा वायु CO2 में की मात्रा बढ़ जाएगी, पांचवे का आंसर रहेगा जंतु जिनकी संख्या है, तो ये है संकटापन्न जंतु, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी है, यहाँ पर डी प्रिंट है, तो ऑप्शन आप संकटापन्न जंतु लिखेंगे आंसर। प्रश्न पहला, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज की कोई उदाहरण लिखना है। तो भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशिष्ट जाति प्राणी है। वन उन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो वन उन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि पर अन्य कार्यों में उपयोग करना, वन उन्मूलन कहलाता है। सूखा क्यों पड़ता है। तो उत्तर पृथ्वी के ताप में वृद्धि के कारण जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न 4, राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान वनस्पति जात, प्राणी जात, राष्ट्रीय भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। प्रश्न 5, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो पक्षियों का एक क्षेत्र से दूर क्षेत्र में जाना प्रवास कहलाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष कहाँ जाते हैं, सुदूर क्षेत्रों में उड़कर जाते हैं। वे वहाँ अंडे देने के लिए जाते हैं, क्योंकि मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उनके जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता। प्रश्न 6, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं। कोई एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम लिखिए। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। प्रश्न 7, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी अवस्था क्यों। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। प्रश्न 8, वन्य प्राणी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर लिखना है। तो वन्य प्राणी अभयारण्य ऐसे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान विशाल आरक्षित क्षेत्र तथा पर्यावरण के संपूर्ण संकटों का संरक्षण करने में पर्याप्त है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। 2 राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी तुरंत वीडियो को शेयर कर दें। प्रश्न 9, कागज के पुनर्चक्रण पर टिप्पणी लिखना है। तो पहला, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप में विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है, अतः हमें कागज की बचत करनी चाहिए, इसका पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण करना चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल बच्चों को बचाएंगे, वरन कागज उत्पादन के उपयोग आने वाले जल एवं ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। प्रश्न 10, ये वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। तो देखिए वन उन्मूलन से मृदा की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
देखिए पहला पॉइंट है वनोन्मूलन से मृदा की उर्वरता में कमी आ जाएगी। दूसरा वनोन्मूलन से बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाएगी। तीसरा वनोन्मूलन से मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। चौथा वनोन्मूलन से मृदा की जन धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःस्रावन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या प्रभाव होता है? वनोन्मूलन से पृथ्वी के ताप प्रवृत्ति के कारण जल चक्र संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न 11 एक छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो छोटे जीव आकार में छोटे होते हैं, परंतु परितंत्र में उनके योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। वे आहार एवं जाल एवं श्रृंखला का हिस्सा है। दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई? समझ जाइए। तो उत्तर हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना लागू की। इस परियोजना का उद्देश्य अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन को बनाना है। प्रश्न 12 लगातार औद्योगिकरण बढ़ने के कारण वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं में बच्चों की कटाई हमारे पर्यावरण के लिए न्याय संगत है? इस प्रकार संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपका आंसर है। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 1 है अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जंतुओं की सूची बनाना। क्षेत्रीय पौधे फर्ण, आम, जामुन, साल, सागौन, अर्जुन, कीकर आदि। और क्षेत्रीय जंतु हिरण, तेंदुआ, भेड़िया, चीतल, नीलगाय, जंगली कुत्ता, भैंस आदि। फिर देखिए बी, ये देखिए मेरे जिले में कितने वन्य जीव जंतु अभयारण्य? तो 1 मेरे प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है 12, वन्य जीव जंतु अभयारण्य है 24 और जैव मंडल अच्छे क्षेत्र है 3। मेरे देश में 106 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य 528 और जैव मंडल अच्छे क्षेत्र 18। गाय दौड़ बच्चों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो औद्योगिकरण, शहरीकरण, खेती के लिए भूमि, भीषण सूखा, वनों में अग्निकांड कारक। वनों की कटाई से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ रही हैं। दूसरा प्रदूषण, विश्व उष्णन, भूमि की उर्वरता में कमी होती है, मनुष्य का जीवन संकट में हो रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो रही है। देखिए अध्याय 6 में आ जाते हैं जंतुओं में जनन। ये आंसर आप देख लीजिए क्रियाकलाप के। ये आपको आंसर लिखना है। ये बढ़ते आगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहले में प्रजनन, दूसरे में निषेचन, तीसरे में लैंगिक जनन, चौथे में जरायुज, पांचवें में अलैंगिक। और सही विकल्प में देखिए परिरक्षणी शिशु का विकास माता के शरीर में। दूसरे का आंसर रहेगा बी, ए अंडे, बी आरंभी टेडपोल, सी बात का टेडपोल और डी वयस्क। तीसरे का आंसर रहेगा कायिक प्रवर्धन बी। चौथे का आंसर रहेगा डी आयोडीन। पांचवे का आंसर रहेगा अमीबा में सी ऑप्शन। प्रश्न पहला आईवीएफ का पूरा नाम है? तो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, इनविट्रो निषेचन। दूसरा किसी जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। प्रश्न तीसरा भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता है। जनन क्या होता है? जनन जंतुओं में जनन की विधि है। तो जनन जाति स्पीसीज की निरंतर बनाने के लिए आवश्यक है। जंतुओं में जनन की विधि है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तीसरा आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हैं, उनके उदाहरण लिखना है। तो देखिए उत्तर आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, शारीरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ते। बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें नर तथा मादा का संलयन मादा के शरीर के भाग के बाहर होता है, तो बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मछली, स्टारफिश आदि। प्रश्न 6 मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना। देखिए यह मानव शुक्राणु का चित्र और यह मानव अंडाणु का चित्र। तो आप इस प्रकार ये चित्र जो है बना देंगे। फिर प्रश्न 7वां मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? मछली और मेंढक में बाह्य निषेचन होता है और ये अपने शरीर से बाहर सैकड़ों अंडे देते हैं, जो जलवायु व वर्षा के प्रभाव से प्रभावित होते हैं, और अंडों में से कुछ ही अंडे निषेचित होते हैं, जबकि मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है और निषेचन दर उच्च होती है। प्रश्न 8वां लैंगिक जनन अथवा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण लिखिए। तो लैंगिक जनन में नर तथा मादा जीवों का संलयन होता है। मनुष्य उदाहरण के लिए अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा और अमीबा। प्रश्न 9वां है जरायुज जंतु तथा अंडप्रजनक जंतुओं में उदाहरण देकर समझाइए। तो जरायुज जंतु, अंडप्रजनक जंतुओं में अंतर। वह जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते जरायुज कहलाते हैं, और जो जंतु अंडे देते हैं अंडप्रजनक कहलाते हैं। जन्म जंतु है गाय, घोड़ा आदि, और अंडप्रजनक है कबूतर, कौआ, मोर आदि। देखिए हाइड्रा में मुकुलन का चित्र है इस प्रकार। हाइड्रा में भी एक एकजनक से निकलने वाले उदर्भ से नए जीव का विकास होता है। इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है लैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन देखिए, ये चित्र बना देंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजित से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग से में केंद्रक होता है, परिणामस्वरूप एक जनक से तो अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के लैंगिक जनन को जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति बनाता है द्विखंडन कहलाता है। प्रोजेक्ट कार्य 1 दिख लीजिए, ये सारणी आपको बनाना है। प्रोजेक्ट कार्य 2 में देखिए हाइड्रा मुकुलन और अमीबा द्विखंडन बनाना है, ये इस प्रकार। प्रोजेक्ट कार्य 2 में ये सारणी बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं अध्याय 7 किशोरावस्था की ओर। ये सारणी आप भर लेंगे, देखिए
देखकर 1 2 3 4 5। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति। प्रश्न पहले का आंसर रहेगा स्वर यंत्र, दूसरे का पीयूष ग्रंथि, तीसरे का इंसुलिन, चौथे का गोइटर, पांचवे का कायांतरण। फिर सही विकल्प पहले का किशोरावस्था की अवधि है 11 से 19 वर्ष, दूसरे का आंसर रहेगा 23 जोड़े, तीसरे का आंसर रहेगा एड्रिनल ग्रंथि, चौथे का आंसर रहेगा रोटी दाल और सब्जियां, ऑप्शन सी। पांचवे का आंसर रहेगा किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी रचना है, तो यह है गुणसूत्र। पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखते हैं। किशोरावस्था किसे कहते हैं? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणामस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो किशोरावस्था कहलाती है। दूसरा, किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 वर्ष अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो चौथा, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई दो परिवर्तन है, तो लंबाई का एक बढ़ना, हल्की मूछें निकल आना। दूसरा, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतरस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन है, तो पदार्थ क्या है वो? टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। प्रश्न तीसरा, एड्स नामक रोग का वायरस कौन है? तो HIV नामक खतरनाक विषाणु है। प्रश्न 4, नर और मादा जनन हार्मोनों के नाम लिखिए, तो नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और मादा है एस्ट्रोजन। प्रश्न 5वां, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावित ग्रंथि जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। प्रश्न 6वां का उत्तर देखिए, लड़का गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। लड़का की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पादन नहीं कर रही है। प्रश्न 7वां, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को लिखिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 बार स्नान करना चाहिए। किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में से गंध नहीं लगती। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली भांति प्रकार से धोना चाहिए। प्रश्न 8वां, ये आपको सारणी बना के लिखना है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन, एडेनिन से एड्रिनलिन, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन। प्रश्न 9वां, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, तो उत्तर है पहला लंबाई में वृद्धि, दूसरा जनन क्षमता का विकास, तीसरा स्वर में परिवर्तन, चौथा दाढ़ी मूंछों का आना, पांचवा जनन अंगों का विकास, छठवें का श्वेत एवं तेल ग्रंथियों का आना। देखिए दूसरे में ये सारणी बनी है। उत्तर ये ग्राफ बनाना है आपको। उत्तर देखिए, पहले का इस ग्राफ से स्पष्ट है कि जन्म के समय दोनों की लंबाई समान होती है। दूसरे का आंसर 16 वर्ष, तीसरे का 20 वर्ष। प्रश्न 10वें का आंसर देखिए, लड़कियों पहले का आंसर है लड़कियों में स्वरयंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से समानता दिखाई नहीं देती, इसलिए समानता लड़कियों का स्वर उच्च त्वरत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है, क्योंकि लड़कों में कभी कभी स्वरयंत्र की पेशियां अनियंत्रित वृद्धि होती है और आवाज फटने लगती है या भरनाने लगती है। पहला, एडम्स एप्पल कंठमणि अथवा स्वरयंत्र का नामांकित चित्र बनाना, ये चित्र। प्रश्न 11वां, संतति के लिंग निर्धारण में प्रक्रिया को सचित्र बनाना है, तो ये आपकी प्रक्रिया, इसका चित्र बनाएंगे आप इस प्रकार, रेखा चित्र। उत्तर में लिखेंगे, पुरुषों के शुक्राणु में 2 प्रकार के गुणसूत्र X और Y पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं के अंडाणु में केवल XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। भ्रूण के निर्माण के लिए समय यदि पुरुष से X गुणसूत्र और महिला से X गुणसूत्र प्राप्त होता है तो लड़की का जन्म होता है, और यदि पुरुष से Y और गुणसूत्र और महिला से X प्राप्त होता है तो यह लड़की का जन्म होता है। प्रश्न 12वां, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है, इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए? तो उत्तर, किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। किशोरावस्था में किशोर का आहार संतुलित आहार होना चाहिए ताकि शरीर का विकास और वृद्धि उचित प्रकार से हो सके। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, इन खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। प्रोजेक्ट कार्य 1 का देखिए उत्तर, अगर सारे उत्तर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए, ये आपको सारणी बनाना है। दूसरे में सारणी बनी है, आता है 8 बल तथा दाब। पहले का रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहले का आंसर हो जाएगा बल, दूसरे का परिणाम, तीसरे का संपर्क, चौथे का गुरुत्वाकर्षण, पांचवे का वायुमंडली। फिर सही विकल्प का उत्तर देखते हैं। पहले का रहेगा सी, वायुमंडलीय दाब के कारण, दूसरे का पेशीय बल, तीसरे का बास तथा सा, चौथे का पेशी बल, पांचवे का बाईं ओर से दाहिनी ओर। प्रश्न पहले का आंसर देखिए, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते? तो काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है, हमारा कार्य आसान हो जाता है। किसी प्रश्न दूसरे का आंसर देखिए, दाब की परिभाषा, किसी वस्तु के प्रतिकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल जिस पर यह लगता है। प्रश्न तीसरा, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या परिवर्तन होता है? तब विराम से गति अवस्था में आ जाती है, चाल में परिवर्तित होता है और दिशा में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है। प्रश्न 4 का उत्तर देखिए, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूलेगा। प्रश्न 5वें का उत्तर ये है सारणी पे, ये देखिए आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न 6वें का आंसर देखिए, एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदी के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए, समान ऊंचाई तथा अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता तो दर्शाता है दर परिवर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं।
प्रश्न 7 वायुमंडल आपसे आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई टुकड़े ऊपर है तक फैली हुई इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण पेड़ पत्ते हिलते हैं। प्रश्न 8वां का उत्तर देखिए, कूली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा पाते हैं। प्रश्न 9 का उत्तर देखिए, असंपर्क बल किसे कहते हैं? तो ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। संपर्क बल कहलाता है। उदाहरण के लिए चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। दूसरा, स्थिर विद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाए गए बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। उदाहरण के लिए सूखे बालों पर कंघी रगड़ने के बाद। प्रश्न तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल उपयोग किया जाता है। पेड़ से फल का धरती पर गिरना। देखिए, अगर आपको आंसर जल्दी बताया जाए, अच्छे समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने अलग अलग चैप्टर की अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, तो वो वीडियोस आप जाके जल्दी देख लीजिए ताकि आपको सारे आंसर समझ में आ जाए। वहाँ पर हमने अच्छे से आंसर को और क्वेश्चन को दोनों को ही एक्सप्लेन किया है। प्रश्न 10वां, द्रव्यों द्वारा लगाया गया दाब। उत्तर, द्रव्यों द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली में अंतिम सिरे पर रबड़ तानकर खींच बांधने पर उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबड़ के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रव्यों द्वारा दाब लगाया जाता है। चुंबकीय बल, चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के लिए उत्पन्न जो बल है चुंबकीय बल कहलाता है। पेशी बल, किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। प्रोजेक्ट कार्य का उत्तर देखिए, ये आपको सारणी भरना है। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रोजेक्ट कार्य 2, दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण है पैरों से फल का गिरना, दूसरा चंद्रमा पर पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाना, टायर का लुढ़काना, सिक्के का गिलास में गिरना, सड़क पर चलना, वस्तुओं की स्थिरता, गिरती हुई वस्तुएं, आकाशीय पिंडों की क्रांति, वर्षा। आपने दैनिक जीवन में के उन अनुभवों को लिखी जिसमें आप दाब महसूस करते हैं। तो दाब किसी पृष्ठ के प्रत्येक अंश पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल जिस पर बल लगाया गया। दाब के उदाहरण, कील को हथौड़े पर ठोकना, दूसरा तेज हवा चलने पर पत्तों का हिलना, वाहन चलाते समय कपड़ों को ओढ़ना और गुब्बारे का फूलना। तो ये कौन सा था? अध्याय 8। अध्याय 9 देखते हैं। अध्याय 9 है आपका घर्षण। देखिए, ये आप भर लीजिए। घर्षण बल बढ़ेगा, बल घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, है ना। पहले का आंसर देखिए, सापेक्ष गति रिक्त स्थान है, दूसरा ऊष्मा, तीसरे का कम, चौथे का प्रकृति और आकार, पांचवे का बल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग। प्रश्न दूसरा सही विकल्प, पहले का आंसर रहेगा डी, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना, दूसरे का आंसर रहेगा उसका घर्षण बढ़ाने के लिए, तीसरे का आंसर रहेगा यह घर्षण को कम कर देता है, बी, और चौथे का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, घर्षण कम बल कम करने के लिए, पांचवे का आंसर रहेगा सी, ऑप्शन सी, रास्ता 3 गिट्टी का। प्रश्न पहला, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो उत्तर, दो पृष्ठों के प्रति यह तय करती है कि घर्षण होगा या नहीं, यदि होगा तो कितना। दूसरा, पृष्ठीय अनियमितताएं। तीसरा, पृष्ठ पर लगने वाला बल। दूसरा, माचिस के बॉक्स को खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग भी लग जाती है, तो माचिस के बॉक्स की खुरदरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग घर्षण के कारण लग जाती है। प्रश्न तीसरे का उत्तर, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर घर्षण के मान को कम करने तथा कैरम की गोटियों को आसानी चलने या सरकाने में मदद करता है। प्रश्न 4 का उत्तर, साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस या तेल लगाते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते जब तेल या ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं, तो यहाँ इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। प्रश्न 5 का उत्तर, खिलाड़ियों की जूतों की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार बनाया जाता है ताकि घर्षण का मान बढ़ सके, इसकी पकड़ अच्छी बन सके और खिलाड़ियों को दौड़ने व वाहनों को चलाते समय सुविधा हो सके। प्रश्न 6 का उत्तर, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की के समान बनाई जाती है ताकि वायुयान वायु में आसानी से उड़ सके व घर्षण का कम मान हो सके। प्रश्न 7 का उत्तर, गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना आसान है क्योंकि यह सिर भी घर्षण कार्य कर रहा है जिसका मान विराम अवस्था में किसी बॉक्स को गतिशील करने से लगने वाले स्थितिक घर्षण से कम होता है। प्रश्न 8वां, स्नेहक किसे कहते हैं? उत्तर, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल, ग्रीस आदि। उत्तर, पहला उपयोग, स्नेहक का उपयोग घर्षण मान को कम करने के लिए किया जाता है, दूसरा मशीनों को लंबे समय तक कार्यशील बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न 9वां, कारण लिखना। पहिए घर्षण कम कर देते हैं, दिए गए कथन को उत्तर लिखना है। तो पहिए घर्षण कम कर देते हैं यदि हम पहिए में लगे सूटकेस को खींचे तो हल्का प्रतीत होता है और यह सिद्ध करता है कि पहिए घर्षण कम कर देते हैं। दूसरा, सर्दियों में अक्सर लोग हाथ रगड़ते हैं, क्यों? सर्दियों में हाथ रगड़ने से घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमारे ठंडे हाथों को गर्म कर देती है। तीसरा, सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है? सर्पी स्थिति घर्षण से इसलिए कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठों को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है।
प्रश्न 10वें का उत्तर देखिए, घर्षण हानिकारक, परंतु यदि हम घर्षण ना हो तो क्या होगा, हम चल नहीं पाएंगे, भोजन का पाचन नहीं होगा, वाहन सड़क पर नहीं चल सकेंगे, चौक से बोर्ड पर लिखा नहीं जा सकेगा, भारी सामान आसानी से नहीं खींचा जा सकेगा। प्रोजेक्ट कार्य 1 का उत्तर देखिए ये है। प्रोजेक्ट कार्य बा का देखिए उत्तर, यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो ना तो कोई किसी वस्तु को पकड़ सकता है, ना तो चल सकता है, और ना तो खड़ा हो रह सकता है, और ना तो कोई दौड़ सकता है, और ना तो पेन अथवा पेंसिल से लिखा जा सकता है। प्रोजेक्ट कार्य 2, कबड्डी, तैराकी, क्रिकेट, साइकिल द्वारा दौड़ना, ये घर्षण बाल कार्य करता है वो खेल है। ये देखिए अध्याय 10 ध्वनि, ये देखिए उत्तर। पहले का आंसर देखिए कंपित, पहले के रिक्त स्थान का, दूसरे का वाक्य यंत्र, तीसरे का ठोस, चौथे का हर्ट्ज, पांचवे का शोर। पहले का आंसर है प्रोजेक्ट उसमें प्रश्न दूसरे में सही विकल्प में बी ऊर्जा, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी, पांचवे का बी दोलन का आवर्तकाल। पहले का आंसर देखिए तार, तन झिल्ली, ढोलक का खोल, छिद्र और छोटी छोटी प्लेटें। दूसरे का उत्तर ये है, जब हम बोलते हैं तो हमारे गले में वाक्य यंत्र कंपित करता है। तीसरा, पुरुष महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनि भिन्न होती है। पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, महिलाओं की लंबाई 15 mm होती है, बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे, इसी कारण से ध्वनियां भिन्न होती हैं। प्रश्न चौथे का उत्तर, मानव लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। आवृत्ति कहते हैं प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को हम दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, संकेत एच रेट से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न छठवां, धातु की एक प्लेट को किसी सुविधाजनक स्थान पर लटकाइए, उससे छड़ी से चोट करते हैं तो प्लेट पर छड़ी से चोट करवाने पर कंपन और आवाज का अनुभव करते हैं। सातवां, एक टब में पानी भरकर उसमें एक घंटी को बजाने पर जल की ऊपरी सतह पर कान लगाकर हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। ये देखिए उत्तर। इस प्रकार चित्र बनाना है आपको। प्रश्न 8वां, संगीत में ध्वनि स्वर से किस प्रकार भिन्न है, तो जिस ध्वनि को सुनने में हम बाधित होते हैं या अवांछित ध्वनि जिसे हम सुनना नहीं चाहते शोर कहलाता है, जबकि जो ध्वनि सुनने में अच्छी लगती है वो सूचना ध्वनि संगीत कहलाती है। प्रश्न 9 का उत्तर, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, तो ऐसे उपकरणों का निर्माण करना जो शोर या ध्वनि की तीव्रता को कम करें। दूसरा, पौधे को लगाकर हम ध्वनि प्रदूषण कम कर सकते हैं। ध्वनि अवशोषकों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध करना है, तो वाहनों की ध्वनि या विस्फोट जिसमें पटाखों का जलना है, कारखानों की ध्वनि, ऊंची आवाज में चलाए गए टीवी और रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलन सभी ध्वनि प्रदूषण के उत्तरदायी हैं। प्रश्न 11वें का उत्तर, ये आपको कानक का चित्र बनाना है और ये उत्तर लिखना है। कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन वर्ण पटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। प्रोजेक्ट 1 का देखिए उत्तर। प्रोजेक्ट 2 का उत्तर देखिए, देखिए अध्याय 12 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। पहले का उत्तर रहेगा विद्युत को चालक, दूसरे का उत्तर रहेगा प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तीसरे का जिंक, चौथे का रासायनिक अभिक्रिया, पांचवे का सुचालक। पहले का उत्तर रहेगा लोहे की छड़ सी, दूसरे का द्रव आ, द्रव बा से अच्छा चालक है बी, तीसरे का उत्तर रहेगा डी 1 2 3, चौथे का उत्तर रहेगा शक्कर का विलयन बी, पांचवे का उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। आसुत जल में विद्युत चालन क्यों नहीं होता, तो आसुत जल रबड़ से मुक्त होने के कारण विद्युत चालन नहीं होता है। दूसरे का उत्तर देखिए, आप देखते जाइए, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं। तीसरे का उत्तर देखिए, आप वीडियो को पॉज करके उत्तर लिख सकते हैं। अगर उत्तर समझ में ना आ रहे हो तो हमने अलग से इसकी सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। हमने उसको अच्छे से सारे आंसर जो है एक्सप्लेन किए हैं। प्रश्न चौथे का उत्तर, पांचवे का देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। छठवें का उत्तर, सातवां, आठवां, नौवां पढ़ के बता देते हैं। एक बीकर में 250 ml आसुत जल लीजिए, इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट ब्लेंडर में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगा माल से साफ कीजिए, इन्हें पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संचालित कीजिए। 10वें का उत्तर देखिए, आपको चित्र बनाना है, दूसरे में ये लिखना है आपको। फिर प्रोजेक्ट कार्य 1 ये है आपका, ये उत्तर आपको लिखना है, और ये दूसरा ये। प्रोजेक्ट कार्ड 2 में उत्तर ये लिखना है आपको। देखिए अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। पहले का आंसर है प्रतिकर्षित रिक्त स्थान में, दूसरे का है तड़ित, तीसरे का भूकंप, चौथे का रिक्टर, पांचवे का विद्युतदर्शी। पहले का है आवासा, दूसरे का केवल 1 2 3, ठीक है। तीसरे का आंसर है ए, चौथे का है ए, पांचवे का भी ए। पहले का आंसर देखिए, दूसरे का आंसर
तीसरे का आंसर। वीडियो को पाउच करके देख सकते हैं। चौथे का आंसर। पांचवे का आंसर ये चित्र बनाना है आपको। छठवें का आंसर में ये लिखना है। सातवें का आंसर ये है। आठवें का आंसर ये है क्वेश्चन आंसर। नौवें का आंसर ये है। इसको पढ़ देते। तरित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तरित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्माण के समय किसी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है, दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा दिया जाता है। धातु की छड़ विद्युत आवेश की जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। प्रश्न 10वें का उत्तर देखिए। आ और बा। 11वें का उत्तर में आप ये लिखेंगे तरित झंझा। प्रोजेक्ट कार्य 1 में आपको पहले का आंसर ये लिखना है, बा का आंसर ये लिखना है। प्रोजेक्ट कार्य 2 में ये आपका आंसर रहेगा और ये रहेगा बा। देखिए वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए आपको सीधे आंसर बता रहे हैं। अगर आंसर समझ में ना आ रहे हो तो हमारी अलग से जो वीडियो है वो जरूर जाके देख लीजिए हमारे चैनल पे। वहाँ पे सारे आंसर जो है वो अलग से एक एक करके समझाए गए हैं। देखिए आपका अंतिम अध्याय 13 प्रकाश। पहले का रिक्त स्थान है 45 डिग्री। दूसरे का परावर्तन कोण। तीसरे का तल। चौथे का क्या है ब्रेल लिपि। पांचवे का परितारिका। फिर है पहले का पार्श्व परिवर्तन डी। दूसरे का डी। तीसरे का अनेक। ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए ये है। तीसरे का आंसर। चौथे का आंसर। पांचवे का आंसर। छठवें का आंसर। सातवें का आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए ताकि आप आसानी से लिख सकें। आठवें का आंसर। नौवें में इस प्रकार नेत्र का चित्र बनाना है आपको। 10वें का आंसर पढ़ देते हैं। क्लाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़ें। फिर गले से बनी बेलनाकार आकृति में लगाएं। ट्यूब के एक सिरे को छिद्र डिस्क में बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाएं। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े फिर रखें। फिर इस पर सिरे को बंद करके इसे क्लाइडोस्कोप तैयार कर लेते हैं। यह 11वें का उत्तर। कार्य 1 में उत्तर ये है आपका। 2 का उत्तर ये। प्रोजेक्ट कार्य 2 का उत्तर ये रहेगा आपको। देखिए अगर आपको आंसर समझ में नहीं आ रहे हो तो आप हमारी जो अलग से वीडियो बनी हुई है वो जाके देख सकते हैं। ये आपको केवल लिखने के लिए है ताकि आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर लिख सकें और वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई आंसर समझ में ना आ रहे हो तो हमारी जो अलग से जो चैनल की अलग से एक एक पार्ट की जो अलग अलग पार्टों की वीडियो है वो आप जाके देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दे। इसी प्रकार की और वीडियोस पाना चाहते हैं सभी अध्याय की एक ही वीडियो में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दें।